हेलो फ्रेंड्स। आज लेक्चर नए सब्जेक्ट पर है जिसका नाम है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। एक्ट नंबर 4 है शायद इसका। दरअसल ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो भारत में आया है वो अंग्रेज़ों की देन है, क्योंकि भारत में अंग्रेज आए, उन्होंने अपनी हुकूमतें स्थापित की और प्रशासनिक दृष्टि से और अपनी कानून व्यवस्था और लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ पूरे देश को जहाँ जहाँ उनकी हुकूमत बढ़ती जा रही थी उसको सुचारू करने के लिए राज्य में प्रोविंस या प्रांत बनाए और प्रांतों में फेडरल और हाई कोर्टें भी बनाई। इन चूँकि भारत में संपत्ति के विषय में कोई भी कानून कोडिफाइड नहीं था, मतलब भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न तरह का कानून था, इसलिए जो उन्होंने भिन्न भिन्न प्रोविंसेस बनाए थे उनकी हाई कोर्ट के जजमेंट्स में विरोधाभास होता था। चूँकि उस समय हाई कोर्ट की अपील प्रिवी काउंसिल इंग्लैंड में लगती थी, क्योंकि हम पर जैसे आज हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट है, हम अपने स्टेट की हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देते हैं। हाई कोर्ट के फैसले के विरुद्ध अपील इंग्लैंड में हुआ करती थी प्रिवी काउंसिल में, और प्रिवी काउंसिल ने थम्मू स्वामी वर्सेस मोहम्मद हुसैन एल आर 1874-75 इंडियन अपील नंबर 247 में यह रिकमेंड किया कि भारत में एक सुव्यवस्थित और कोडिफाइड लॉ संपत्ति के अंतरण के बारे में बनाया जाए। इसके बाद में पहले इसका मसौदा तैयार किया गया, इसका जो बिल ड्राफ्ट तैयार किया गया था उसे अप्रूवल नहीं मिली। बाद में सेकंड लॉ कमीशन ने 1879 में जो बिल बनाया, यह बिल 17 फरवरी 1872 को एक्ट के रूप में पारित हुआ और भारत में यह 1 जुलाई 1872 को लागू हुआ है। इस एक्ट में आप देखेंगे 8 चैप्टर्स हैं, 8 चैप्टर और 137 सेक्शन है। सेक्शन इसमें 137 है जो कि 8 चैप्टर में डिवाइड है। हमेशा की तरह आप देखेंगे इस चैप्टर में हर एक्ट के जो चैप्टर में फर्स्ट में जो बातें आती हैं, जो खास ये रहती हैं कि इस एक्ट के बारे में कैसे लागू हुआ, किन कानूनों को हटाया गया, किस तारीख को ये लाया गया, ये तमाम बातें होती हैं। और बेसिक्स जो होते हैं हर एक्ट के वो इसमें भी दिए गए हैं। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है तो संपत्ति की परिभाषा, भूमि की परिभाषा, चल संपत्ति, अचल संपत्ति की परिभाषा। यद्यपि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में अचल संपत्ति का कोई लेना देना नहीं है। अचल संपत्ति के ट्रांसफ़र पर, मूवेबल प्रॉपर्टी के ट्रांसफ़र पर यह कानून लागू नहीं होता है। ये सिर्फ अचल संपत्ति पर लागू है, मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी पर ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट लागू होता है। उसकी डेफिनेशन इत्यादि देखेंगे जो कि सेक्शन 1 से लगाकर आपको 4 तक मिलेगी। इसके बाद इसमें देखेंगे आप चैप्टर नंबर 2 जो कि सेक्शन 5 से लगाकर 53A तक है। इसमें जिस चैप्टर में ये देखेंगे आप कि अंतरण किसको बोलेंगे, कौन अंतरण कर सकता है, यानी ट्रांसफ़र कौन कर सकता है, कौन प्रॉपर्टी परचेस कर सकता है, कौन मॉर्गेज कर सकता है, यानी ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी में जो भी संपत्ति अंतरण के प्रकार बताए हैं। इसमें इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी अचल संपत्ति के लिए 2 शब्द इस्तेमाल किए हैं, एक इमूवेबल प्रॉपर्टी या स्थावर संपत्ति, 2 तरह के शब्द इस्तेमाल किए गए हैं। उनकी बेसिक डेफिनेशन और इसके टाइटल का नाम है बाय द एक्ट ऑफ पार्टी। बाय द एक्ट ऑफ पार्टी का मतलब यह है कि पक्षों के कार्य के द्वारा संपत्ति का अंतरण किया जाना। मतलब ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी का ये चैप्टर ये कहता है कि जीवित व्यक्ति ही संपत्ति का अंतरण कर सकते हैं, यानी एक संविदात्मक स्वरूप से जो संपत्ति का अंतरण किया जा सकता है। उसी तरीके से जो कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्वालिफिकेशन है, मतलब 18 साल की उम्र और साउंड माइंड होना, यानी स्वस्थ चित्त होना, जो इसकी कंडीशन है वो इस पर अप्लीकेबल है। और बाय द एक्ट ऑफ पार्टी मतलब जीवित व्यक्ति ही जीवित व्यक्ति को प्रॉपर्टी अंतरित करेंगे। कोई मृत व्यक्ति के नाम तो ना तो संपत्ति क्रय की जा सकती, ना बेची जा सकती, ना उसको एक्सचेंज किया जा सकता है। कहने का मतलब किसी भी तरह का ट्रांसफ़र बाय द एक्ट ऑफ पार्टी ही संभव है, ना कि किसी अन्य के द्वारा। इसमें सिर्फ बाय द एक्ट ऑफ पार्टी को ही कवर किया गया है। इसके अलावा इसमें होता है जैसे सेल, मॉर्गेज, एक्सचेंज, लीज, गिफ्ट इत्यादि तरह से प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होती है, जिसको कि आप बाय द एक्ट ऑफ पार्टी ही कर सकते हैं। यानी किसी प्रॉपर्टी को बेचना चाहता है तो वो जीवित व्यक्ति को ही बेचेगा, जो परचेस करना चाहता है वो जीवित व्यक्ति ही परचेस करेगा। मॉर्गेज में भी यही होगा, यदि कोई प्रॉपर्टी को बंधक करके कुछ ऋण लेना चाहता है या लोन लेना चाहता है तो वो भी जीवित व्यक्तियों के बीच में होगा। इसी तरह का आप एक्सचेंज में देखेंगे, इसी तरह का लीज में और इसी तरीके का गिफ्ट में। यद्यपि इसमें एक बात दिखती है कि मरे हुए के नाम से आप प्रॉपर्टी ना क्रय कर सकते हो ना विक्रय कर सकते हो, लेकिन इस ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी में आप
अनबॉर्न चाइल्ड मतलब ऐसा शिशु जिसने जन्म नहीं लिया है लेकिन उसके जन्म लेने की पूरी संभावना है, ऐसे शिशु को भी आप प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर सकते हो, लेकिन बाय द एक्ट ऑफ पार्टीज़, मैंने बाय द एक्ट ऑफ पार्टीज़ में आप इस चीज़ को काउंट करेंगे। इसके अलावा आप देखेंगे कि प्रॉपर्टी दूसरे तरीके से भी ट्रांसफ़र होती है, जैसे कि बाय द वे ऑफ विल एंड सक्सेशन। मान लीजिए एक प्रॉपर्टी का एक स्वामी है, उसके 4 बेटे हैं और वो वसीयत करके मर गया, तो वसीयत के द्वारा आप ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी के प्रोविज़न्स का फ़ायदा सीधे नहीं उठा सकते। उसके लिए आपको पर्सनल लॉ में जाना पड़ेगा, जैसे हिंदू लॉ है तो हिंदू लॉ के मुताबिक, और मुस्लिम लॉ है, क्रिश्चियन लॉ है। जो भी प्रॉपर्टी को वसीयत के बारे में, विल के बारे में जो भी रूल्स रेगुलेशन पर्सनल लॉ में होंगे, उसके लिए पहले आपको सिविल कोर्ट जाना पड़ेगा, वो आपका टाइटल तय करेगी, फिर आप प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करेंगे। उसके बाद आप ऑनर माने जाएंगे, तब उसको चाहें तो आप सेल कर सकते हैं, विक्रय सेल कर सकते हैं, मॉर्गेज कर सकते हैं, जो भी करना चाहें ये होगा। मतलब ये सीधा ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी में बाय द एक्ट नहीं हो रहा है, ये बाय द एक्ट ऑफ पार्टी नहीं हो रहा, बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ। पहले वसीयत के लिए वो कोर्ट जाते हैं, इसके बाद में कोर्ट से टाइटल लेने के बाद उन्हें ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी के अंतर्गत ट्रांसफ़र करने का राइट मिलता है। तो इसको एक्ट ऑफ लॉ के अंतर्गत कवर किया गया है। जिसी तरीके से यदि कोई व्यक्ति बिना वसीयत के मर गया तो उसके जो भी उत्तराधिकारी होंगे वो कोर्ट से सक्सेशन सर्टिफिकेट लेंगे। उसके लिए इंडियन सक्सेशन सर्टिफिकेट, इंडियन सक्सेशन एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट या अंडर द मुस्लिम लॉ या इसके अंदर अंडर द क्रिश्चियन लॉ, जो भी लॉ अप्लीकेबल होगा उसके अंतर्गत उनको सिविल कोर्ट जाना पड़ेगा। ये इसको कहा गया है एक्ट ऑफ लॉ, ये बताया गया है इसमें। इस तरीके से आप ट्रांसफ़र और प्रॉपर्टी का अगला चैप्टर संक्षिप्त में देखेंगे, जो कि चूँकि आज अपन ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी के इंट्रोडक्शन से वाकिफ़ हो रहे हैं, इसलिए सबको शॉर्ट में बताते हुए चल रहा हूँ। चैप्टर 3 है सेल के बारे में, जो सेक्शन 54 54 से लगाकर 57 तक है। और सेल से हम सभी वाकिफ़ हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी खरीदना बेचना ये सब बातें सभी घर में सभी लोगों के आसपास होती रहती हैं। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी में जो सेल की डेफिनेशन दी गई सेक्शन 54 में, वो ये है कि सेल इज़ ए ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप इन एक्सचेंज फॉर ए प्राइस पेड और प्रॉमिस्ड और पार्ट पेड और पार्ट प्रॉमिस्ड। मतलब विक्रय संपत्ति के अंतरण का एक ऐसा व्यवहार है जो कि उसके नगद मूल्य के बदले में किया जा सकता है, उससे मिलने वाली नगद राशि के बदले में किया जा सकता है। ऐसी राशि आपको पूरी नगद भी मिल सकती है, या प्रॉमिस की जाती है, या पार्ट पेड, और बाकी की शेष जो राशि रहती है उसको पार्ट प्रॉमिस्ड के लिए भी रखा जा सकता है। कहने का मतलब सेल इज ए ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप इन एक्सचेंज फॉर ए प्राइस पेड और प्रॉमिस्ड और पार्ट पेड और पार्ट प्रॉमिस्ड। एक व्यक्ति जिसका कोई अचल संपत्ति, मान लीजिए मकान है, दुकान है, खेत है, खलियान है, या ऐसी कोई भी संपत्ति जो अचल संपत्ति की डेफिनेशन में या स्थावर संपत्ति की डेफिनेशन में आती है, क्योंकि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी में अचल संपत्ति का मतलब आप देखेंगे तो आपको खुद को निकालना पड़ेगा किस किस डिस्क्रिप्शन की प्रॉपर्टी इसमें आती है। इसमें ये लिखा गया है अचल संपत्ति की डेफिनेशन में, टिम्बर और फसलों को छोड़कर, घास इत्यादि को छोड़कर सारी प्रॉपर्टी अचल संपत्ति मानी गई है। इसलिए हमारे आसपास जो विक्रय मकान इत्यादि प्रॉपर्टी का हम देखते रहते हैं, ये वही सेल है। सेल इज ए ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप इन एक्सचेंज फॉर ए प्राइस पेड और प्रॉमिस्ड, यानी मिलने वाले नगद धनराशि के प्रति हम ऑनरशिप को अपने किसी भी प्रॉपर्टी के सारे दस्तावेज और उसके राइट एक डीड या विक्रय पत्र के माध्यम से हम उसको दूसरे को सौंप देते हैं। दूसरा व्यक्ति हमको उसके बदले में नगद धनराशि देता है, या उसका वचन देता है, अथवा आंशिक रूप से दे देता है और आंशिक रूप से देने का वादा करता है। जैसे कि आपने किसी व्यक्ति से सेल टू एग्रीमेंट किया, यानी विक्रय का अनुबंध किया और उससे टोकन अमाउंट ले लिया, बाकी बोले सब रजिस्ट्री या 2 साल 3 साल में दूंगा, तो आपको उस अपने सारे राइट ट्रांसफ़र करने पड़ते हैं और तयशुदा कंडीशन के मुताबिक आपको आपका पैसा मिल जाता है। आप प्रॉपर्टी के स्वामी नहीं रहते हैं और सामने वाला प्रॉपर्टी का स्वामी हो जाता है, जिसको कि आप प्रॉपर्टी सेल करते हैं। जो कि प्रॉपर्टी परचेस करता है, आप सेल करते हैं, इसलिए इसमें सेलर कहलाएंगे। जो प्रॉपर्टी परचेस करता है वो परचेसर कहलाएगा। इसके बाद ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी का अगला और सबसे महत्वपूर्ण और सबसे कॉम्प्लिकेटेड भाग ये है चैप्टर 2 और चैप्टर 4। इसको बड़ी गंभीरता से पढ़ना, इसमें आपको बहुत दिमाग पर जोर डालना पड़ेगा। ये एक बार जो समझ में आ गया तो लाइफ में आप भूलते भी नहीं हैं, इतना अच्छा कानून है ये। दूसरी ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी का मोड या मेथड बताई है चैप्टर 4 में, जिसको मॉर्गेज बोला है। मॉर्गेज को हिंदी में बंधक कहते हैं, और ये प्रोविज़न जो मॉर्गेज के हैं ये सेक्शन 54 से लगा के 104 तक हैं।
मॉर्गेज की डेफिनेशन काफ़ी बड़ी है, यदि इसको एक्सप्लेन किया जाए तो कम से कम 45-50 मिनट लगेंगे, इसलिए मैंने एक शॉर्ट में समझने के लिए डेफिनेशन लिखी है। मॉर्गेज की डेफिनेशन क्या बोलती है? मॉर्गेज इज़ द ट्रांसफ़र इन ए स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर द पर्पस ऑफ सिक्योरिंग द पेमेंट ऑफ मनी। यानी मॉर्गेज किसी भी विशिष्ट संपत्ति के किसी विशिष्ट भाग के, अचल संपत्ति के किसी विशिष्ट भाग को धन को दिए गए धन के भुगतान के लिए, या तो वो धन जो आपको मिलने वाला है या आपको एडवांस दे दिया गया है या लोन के जरिए मिलने वाला है, उसके लिए आपको अपनी प्रॉपर्टी का राइट स्पेसिफिकली ट्रांसफ़र करना पड़ता है जब तक कि आप लोन पे नहीं करते। क्योंकि मॉर्गेज में क्या होता है, बाय वे ऑफ लोन और एग्जिस्ट और फ्यूचर लोन। मतलब एक बार फिर से क्लियर करता हूँ, मॉर्गेज इज़ द ट्रांसफ़र इन स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर द पर्पस ऑफ सिक्योरिंग द पेमेंट ऑफ मनी एडवांस्ड और टू बी एडवांस्ड बाय वे ऑफ लोन। यानी किसी भी संपत्ति के किसी विशिष्ट भाग का अंतरण जो कि दिए गए धन या मिलने वाले धन के लिए, जो कि आपको अग्रिम लोन के रूप में मिलने वाला है, उसके लिए करते हैं, या जो तो अभी तक ऐसा ऋण जो तो विद्यमान है या फ्यूचर में विद्यमान रहेगा। कहने का मतलब सीधा सीधा ये है कि मॉर्गेज में आप अपने टाइटल पेपर, जो भी आपकी प्रॉपर्टी है, जो आपके मालिकाना दस्तावेज बताते हैं, जिनके आधार पर एक संपत्ति को आप एंजॉय कर रहे हैं, या कहलाते हैं कि हम ये मेरा मकान है, मैं इसका मकान मालिक हूँ, मैं इसमें रहने को स्वतंत्र हूँ। कहने का मतलब जो आपका और रहने को स्वतंत्र है तो किस आधार पर? मेरे पास उसका टाइटल पेपर है, मतलब मेरे पास उसका स्वत्व दर्शाने वाला दस्तावेज, रजिस्ट्री या गिफ्ट इत्यादि के रूप में मेरे पास है, जिसके आधार पर मुझे यदि किसी धन की ज़रूरत पड़ी या लोन की ज़रूरत पड़ी तो मैं बैंक या साहूकार के पास जाता हूँ, वो दस्तावेज को अपने पास रख लेता है, यानी मेरा टाइटल उसके पास गिरवे हो जाता है। और जब तक मैं लिए गए लोन, यानी ये क्या लिखा, पेमेंट फॉर द मनी एडवांस्ड, या तो उससे धन ले रखा है या आगे मिलने वाले, टू बी एडवांस बाय वे ऑफ लोन और एग्जिस्ट और फ्यूचर लोन। मतलब इस तरीके से मैं लोन ले चुका हूँ या एडवांस मेरे को लोन उसमें मिलने वाला है, उसके लिए या वर्तमान या भविष्य में किसी धन के लिए मैं अपने टाइटल पेपर को मॉर्गेज करता हूँ। जस्ट मीनिंग ऑफ मॉर्गेज टू फिक्स पेक्यूनियरी लायबिलिटी, धन संबंधी दायित्व को स्थापित करने के लिए मॉर्गेज किया जाता है। अगर मान लीजिए आपकी प्रॉपर्टी 10 लाख की है और आपको 7 या 8 लाख लोन चाहिए, आसानी से मिल जाएगा। मॉर्गेज में कभी भी प्रॉपर्टी से ज़्यादा की कीमत का लोन नहीं मिलता, और ये वैसे भी कॉमन सेंस का मैटर है कि 1 रुपये की चीज़ का 60 या 70 पैसे ही उस पर कर्ज मिलेगा, क्योंकि लोन इत्यादि के इंटरेस्ट वगैरह की शर्तें होती हैं। लेकिन ये मॉर्गेज को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि मॉर्गेज किसी विशिष्ट संपत्ति के विशिष्ट भाग का कि लिए गए ऋण या मिलने वाले ऋण को अदायगी के लिए सुरक्षित करने के लिए किया जा सकता है। ऐसा लोन या तो आगे भविष्य में होगा या वर्तमान में मौजूद है। मॉर्गेज में 6 तरीके से मॉर्गेज होता है, जो अपन आगे पढ़ेंगे। जो मॉर्गेज करता है उसको मॉर्गेजर, और जो बंधक ग्रहण करता है उसको मॉर्गेजी, और ये सारा संव्यवहार एक डीड के माध्यम या एक विलेख के माध्यम से होता है, जिसको बोलते हैं मॉर्गेज डीड। ये पढ़ेंगे आप सेक्शन 54 से लगा के 104 तक। ये सबसे ज़्यादा आपको एक्ट ऑफ पार्टीज चैप्टर 2 और मॉर्गेज पे ध्यान देना है, बाकी इसका प्रोविज़न काफ़ी कुछ आसान है। इसके बाद अगला ट्रांसफ़र ऑफ मोड बताया चैप्टर 5 में, लीज़, जो कि आपको सेक्शन 105 से 117 में पढ़ना है। तो लीज़ की डेफिनेशन जो है वो सेक्शन 105 में दी गई है। सेक्शन 105 क्या कहता है? ए लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इज़ ए ट्रांसफ़र ऑफ ए राइट टू एंजॉय सच प्रॉपर्टी मेड फॉर ए सर्टेन पीरियड इन कंसिडरेशन ए पेड प्राइस और प्रॉमिस्ड और ऑफ मनी। मतलब अचल संपत्ति का पट्टा से मतलब ये होता है, पट्टे में मालिकाना हक को आप अपने पास रखते हैं, लेकिन उसको एंजॉय करने का अधिकार, उसको उपभोग का इस्तेमाल करने का अधिकार दूसरे के पास चला जाता है एक निश्चित समय के लिए, जिसके बदले में आप उससे क्या लेते हैं? मेड फॉर ए सर्टेन पीरियड इन कंसिडरेशन ऑफ पेड प्राइस और प्रॉमिस्ड और ऑफ मनी। मतलब या तो आपने मिलने वाले धन को ले लिया है या आपको मिलने का प्रॉमिस हुआ है, और आपने अपनी संपत्ति दूसरे के अधिपत्य में एक निश्चित समय के लिए दी है, जिसका कि वो उस समय तक इस्तेमाल कर सकता है जितने समय के लिए आपने उसको दी है। जैसे आप फैक्ट्री डालना चाहते हैं
और शासन से ज़मीन ली लीज़ पर 30 साल के लिए। तो लीज़ रेंट में फैक्ट्री इत्यादि लीज़ रेंट होगा वो शासन को आपको देना है। शासन की ज़मीन पर आप फैक्ट्री लगाकर 30 साल तक अपनी फैक्ट्री चला सकते हैं। उसी तरीके से मेरा एक खेत है, मैं उसको किसी दूसरे को जोतने के लिए देना चाहता हूँ कि भैया तू खेती कर और जो भी होगा तू मुझे इसका आधा देगा, और ये तेरे मेरे बीच का कॉन्ट्रैक्ट 1 या 2 साल के लिए रहेगा। तो वो व्यक्ति मेरी खेती को या आप शासन की ज़मीन पर अपनी फैक्ट्री चलाकर उस संपत्ति का आनंद कब तक ले सकते हो या उसका इस्तेमाल कब तक कर सकते हैं, उतने ही समय तक जितने समय के लिए लीज़ में लिखा गया है। ये लीज़ करने वाले को लीज़र और लीज़ ग्रहण करने वाले को लीज़ी कहते हैं। लीज़ को दिए गए टर्म अवधि के पहले भी टर्मिनेट किया जा सकता है, उसके प्रोविज़न भी हैं। और आप सेटिस्फाइड हैं और आपको ज़रूरत नहीं है आपको अपनी प्रॉपर्टी लेने की, तो जो आपने सर्टेन टाइम पीरियड के लिए जो लीज़ दी है उसको आप एक्सटेंड भी कर सकते हैं। ये लीज़ के प्रोविज़न हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। ये इसमें लीज़ की डेफिनेशन और उसके अधिकार इत्यादि बताए हैं। अगला चैप्टर 6 है, चैप्टर 6 है, जिसमें एक्सचेंज यानी विनिमय की परिभाषा दी गई है, जो कि सेक्शन 118 और 122 में है। ये संपत्ति के अंतरण का ऐसा प्रकार है जो कि हमें हमारे इंडियन कल्चर में बहुत कम देखने को मिलता है। इसमें यह होता है कि डेफिनेशन समझ लीजिए, व्हेन टू पर्सन्स म्यूचुअली ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप ऑफ वन थिंग्स फॉर द ऑनरशिप ऑफ अनदर, यानी जब दो व्यक्ति पारस्परिक रूप से एक दूसरे की सहमति से जानते बूझते एक संपत्ति का अंतरण दूसरी संपत्ति के स्वामित्व को पाने के लिए करते हैं। आइदर थिंग और बोथ थिंग बीइंग मनी, या तो वो दोनों चीज़, या तो वो मनी है या वो वस्तु है, दोनों चीज़ वस्तु होंगी या दोनों बातें मनी के रूप में होंगी या वो दोनों बातें वस्तु या चीज़ के रूप में होंगी। इसमें चीज़ शब्द इस्तेमाल किया है, चीज़ शब्द यानी वही वस्तु। एक ये डेफिनेशन बोलती है, जब दो व्यक्ति म्यूचुअली, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से एक वस्तु लेकर दूसरी वस्तु की ऑनरशिप प्राप्त करता है, यानी एक चीज़ देकर दूसरे चीज़ की ऑनरशिप करता है, तो प्राप्त करता है। ऐसी चीज़ वस्तु भी हो सकती है और पैसा भी हो सकता है। तब ये कहा जाएगा कि उसने अपनी संपत्ति का एक्सचेंज किया है। मान लीजिए मेरे पास 2000 रुपये हैं, मुझे छुट्टे की ज़रूरत है, मैंने 2000 रुपये आपको दिए और 100 के 20 नोट ले लिए, ये मनी एक्सचेंज हो गई। मेरा एक मकान है, भोपाल में है, मेरा कम आना जाना होता है, आप इंदौर में है लेकिन भोपाल जाना चाहते हैं और मैं इंदौर आना चाहता हूँ, इंदौर में आपका मकान है। आपको मेरा भोपाल वाला मकान पसंद आया, मुझे आपका इंदौर वाला मकान पसंद आया और मैंने आपसे प्रॉपर्टी एक्सचेंज कर ली। तो ये क्या कहलाएगी, मैंने उसको अपने मकान का एक्सचेंज डीड कर दी और उसने अपने मकान की एक्सचेंज डीड मुझे ट्रांसफ़र कर दी। तो ये माना जाएगा इसमें ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप हो गया, मेरे मकान का स्वामी वो हो गया, उसके मकान का स्वामी मैं हो गया। इसका मतलब ये है कि जब दो व्यक्ति इस तरीके का ट्रांसफ़र करते हैं, प्रॉपर्टी के बदले प्रॉपर्टी और पैसे के बदले पैसा जो ट्रांसफ़र करते हैं, और इस तरह के ट्रांसफ़रशिप में ऑनरशिप का ट्रांसफ़र होना बहुत ज़रूरी है। ये इस सेक्शन की ज़रूरी है और ये एक्सचेंज तब माना जाता है जबकि इसमें एक डीड निष्पादित की जाए और इसका प्रभाव विक्रय के अनुबंध के मुताबिक होता है। यानी जैसे संपत्ति आप सेल के द्वारा प्राप्त करते हैं या दूसरा व्यक्ति उसको प्राप्त करता है, इसका इफेक्ट भी वैसा ही होगा। जबकि आपने लीज में पढ़ा था कि टाइटल ऑफ ट्रांसफ़र फॉर ए पीरियड या एंजॉयमेंट का राइट टेम्परेरी ट्रांसफ़र होता है। इसके बाद ये सेक्शन थोड़ा समझने वाला है क्योंकि इसमें पहली बार मूवेबल प्रॉपर्टी शब्द आया है, जबकि अपन ने शुरू में पढ़ा है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट पर लागू होगी या ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी पर लागू होगा। लेकिन इसमें पहली बार गिफ्ट में मूवेबल प्रॉपर्टी शब्द का इस्तेमाल किया गया है। गिफ्ट की डेफिनेशन ये है, गिफ्ट इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ सर्टन एक्सिस्टिंग मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी मेड वॉलेंटरीली without any consideration by one person called the donor to another person called the donee and accepted by or on behalf of the donee। मतलब गिफ्ट संपत्ति का या निश्चित संपत्ति का जो चल भी हो सकती है, अचल भी हो सकती है, चल संपत्ति भी है या स्थावर संपत्ति भी है। इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए दो शब्द इस्तेमाल किए गए हैं, इसमें स्थावर संपत्ति शब्द ज़्यादा आया है। तो इसलिए ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी का जो वर्तमान में मौजूद है, चाहे चल हो या अचल हो, कोई भी व्यक्ति स्वेच्छा यानी अपनी मर्जी से किसी व्यक्ति को देता है, वो बदले में उससे कुछ भी नहीं लेता, कोई प्रतिफल या कंसिडरेशन के रूप में एक पैसा भी नहीं लेता, अपनी प्रॉपर्टी के सीधे सीधे टाइटल उसको ट्रांसफ़र कर देता है। इस तरह का ट्रांसफ़र करने वाला या इस तरह का अपने संपत्ति दूसरे व्यक्ति को सौंपने वाला व्यक्ति डोनर दानदाता कहलाता है।
और जो व्यक्ति संपत्ति ग्रहण करता है वो डोनी कहलाता है या और इसके अंतर्गत एक्सेप्टेड बाय द ऑन बिहाफ ऑफ द डोनी, यानी डोनी अगर दान ग्रहीता मामले में उपस्थित ना भी हो तो उसकी ओर से भी कोई व्यक्ति डोनेशन या प्रॉपर्टी जो गिफ्ट की जा रही है वो डोनी की तरफ से स्वीकार कर सकता है। ये इसका मेन पर्पस है। मतलब प्रॉपर्टी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफ़र होगी, सेल जैसा इफेक्ट होगा और स्वेच्छा होना चाहिए, लेकिन इसमें सामने जिसको प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की जाती है उससे किसी भी तरह का अर्थ या प्रॉपर्टी कुछ भी नहीं लिया जा सकता है। मतलब कहने का विदाउट प्रतिफल प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होती है, विदाउट कंसिडरेशन प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होती है। गिफ्ट के लिए 2 कंडीशन बताई गई हैं ड्यूरिंग लाइफ टाइम, यानी उसके जीवन काल में जो दान करना चाहता है ये वह अपनी प्रॉपर्टी उसके जीवन काल में करे, और दान का ट्रांजैक्शन जब भी कंप्लीट माना जाता है जबकि डोनी यानी दान ग्रहीता या उसकी ओर से उस किसी व्यक्ति द्वारा उसको स्वीकार कर लिया जाए। बिना स्वीकार किए दान का समव्यवहार या गिफ्ट का ट्रांजैक्शन पूरा नहीं होता है। ये इसका एक बेसिक स्ट्रक्चर है गिफ्ट का। इसके बाद अंतिम चैप्टर है चैप्टर 7, सर्टन राइट ऑफ एक्शनेबल क्लेम्स, यानी अनुयोज्य योग्य दावे के अंतरण के विषय में ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी के अंतिम अध्याय 8वें में सेक्शन 130 से 137 तक में व्याख्या की गई है। दरअसल अनुयोज्य दावे वो होते हैं जो कि संपत्ति के अंतरण करते समय होते हैं लेकिन दिखते नहीं है, या मान लीजिए कोई ऐसा है कि आपने कोई ऋण रखा या गिरवे लिया और बाद में ऐसा कुछ राइट डेवलप हुआ जिस पर कि अंतरण करने वाला या अंतरित करने वाला जानकारी नहीं है, लेकिन जानकारी आने पर उसका हित उत्पन्न होता है और वो सिविल कोर्ट जाके उसके लिए अपनी मांग कर सकता है। चूँकि ये सेक्शंस काफ़ी अच्छे हैं और चूँकि इसको सेक्शन 3 के साथ पढ़ना पड़ेगा, तो इसको जब हम अब अगले नए चैप्टर में अगले लेक्चर में हम सेक्शन 1 से लगा के आखिरी तक के पढ़ने की सीरीज़ शुरू करेंगे। आज का हमारा उद्देश्य इसका आउटलाइन या इंट्रोडक्शन पढ़ना था, वो पूरा हुआ। मेरा आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो इसको आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और जो व्यक्ति या जो भी स्टूडेंट मुझसे सिविल जज की वैकेंसी जब मध्य प्रदेश की आ गई है, जिसमें 22 सितंबर से लगा के 5 नवंबर तक फॉर्म भरे जाना है, यदि कोई मुझसे कंसल्ट करना चाहता है तो उनके लिए मेरा मोबाइल नंबर है 9229914131। Thank you for this.